Good morning, dear students. Today we are going to discuss the second part of the second chapter of 11th class, that is function. Okay. Earlier we have discussed about relations, what is relations and what is the definition of relations. Okay. Now we are going to discuss about function. It is a very important topic because it is linked also in 12th class. But in 12th class you will learn about the inverse of the function. Here we are going to discuss about the function and its kinds of function. Okay, so what is a function? I must tell you about the function with the help of example. Let student, this is a juice can. Okay, this is a juice can. Suppose this is a juice can. Okay, and you gives input to this juice can. Okay, this juice here, you just give the input just like mangoes, banana, orange. Okay, this is input, and what will output? You gives, if you put mango to the juice, if you put mango to this juice can, then what will you give? You will give mango juice. If you put banana into it, then you will get banana shake. And if you put orange into it, you get orange juice. Okay, so these things are output, these are input, these are output, and this is a what? Machine. Okay, and this machine also known as function because it is functioning. Okay, so what is the result? You see that this is a machine. Okay, this is a machine. This machine is just like a जूस मतलब जूस की मशीन होती है जिससे हमें जूस मिलता है ना। तो ये जूस की मशीन किस तरीके से लीजिए इसको, सपोज कर लीजिए अगर आप इसमें मैंगो डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मैंगो का जूस मिलेगा। ओके, अगर आप इसमें बनाना डालेंगे तो आपको बनाना शेक मिलेगा। अगर आप इसमें ऑरेंज डालेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? ऑरेंज का जूस मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मशीन होगी। यही मशीन किसका काम कर रही है? अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो दिस इज अ फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शनिंग क्या कर रही है? ये इनपुट को कन्वर्ट कर रही है किसमें? आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। ओके, और ये जो इनपुट है, इसी इनपुट को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? दिस इनपुट इज नोन एज डोमेन। ओके, एंड दिस आउटपुट इज नोन एज रेंज। ठीक, तो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज बेसिकली लाइक अ मशीन विच कन्वर्टेड द इनपुट इनटू आउटपुट। ओके, मशीन का काम क्या होता है? जो इनपुट उसे दिया जाए उसको वो क्या रिस्पेक्टिव इनपुट का क्या दे दे? वो आउटपुट दे दे। ये जो इनपुट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनपुट कैसे होते हैं? ये होते हैं इंडिपेंडेंट। ओके, ये इनपुट्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो आउटपुट होते हैं ये इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं। आउटपुट क्या होते हैं? डिपेंडेंट टू इनपुट्स। जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। आपने इस जूस कैन में मैंगो डाला तो आउटपुट मैंगो जूस मिलेगा, ऑरेंज जूस नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें बनाना डालेंगे तो बनाना शेक देगा। अगर आप ऑरेंज डालेंगे इस जूस की मशीन में तो ऑरेंज जूस मिलेगा। सो हो क्या रहा है यहाँ पे? जो आप इनपुट डाल रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव में आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो जो इनपुट है, जो भी इनपुट आप इस फंक्शन को देते हैं, ये इनपुट ही क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। और बेसिकली इसको किससे डिनोट करते हैं? बेसिकली इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, बेसिकली इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक, और इधर इसको y से डिनोट करते हैं। y जो है x का एक फंक्शन होता है। y डिपेंड होता है किस पे? x पे, इनपुट पे। जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। ओके, तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ function. What is function? Function is just like a machine which converted every input into its respective output. This is the general definition of क्या
function. Now in behavioral terms, in mathematical terms, what is a function? Function is just like a association between the set of elements A to set of elements B, but the association should be unique. Definition क्या होगी function की? Let A and B be any two non-empty finite set. ओके, ए और बी कैसे हैं? कोई दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट है. कैसे हैं? सच दैट ए टेंड्स टू बी. ओके, सो द मैपिंग, या इसी को क्या बोल रहे हैं? मैपिंग बोल लीजिए या एसोसिएशन बोल लीजिए. एसोसिएशन, द मैपिंग ऑब्लिक एसोसिएशन, द मैपिंग ऑब्लिक एसोसिएशन between the elements of set A to the elements of set B should be unique. क्या होना चाहिए? जो मैपिंग है या जो एसोसिएशन है किसका? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो एसोसिएशन या मैपिंग है वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. मीन्स फॉर एवरी ए इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर मस्ट बी अ बी बिलोंग्स टू बी. ओके, मतलब कहने का सेट ए के हर एक एलिमेंट ए के लिए वहां सेट बी में एक एलिमेंट बी होना आवश्यक है. दिस इज द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन. ओके, अगर दूसरे टर्म्स में बात कर लें हम इसी की डेफिनेशन को, फंक्शन की डेफिनेशन को, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए to the elements of set B, but the relation should be unique. क्या कह रहा है? Function is a relation between the elements of set A to the elements of set B, but the relation should be unique. फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अनदर काइंड ऑफ रिलेशन बट द रिलेशन शुड बी यूनिक. मतलब सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो ये रिलेशन है, ठीक है, उसको हम फंक्शन कहेंगे कब? जब आपका जो रिलेशन हो वो कैसा हो? यूनिक हो. मीन्स सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक कनेक्शन हो. ओके, एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लीजिए ये कोई एक फंक्शन है. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, दिस इज अ फंक्शन. ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फंक्शन को जनरली हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं. जनरली हम कैसे लिखते हैं बेटा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं. यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इस पर डिपेंड है. और f क्या बोलेंगे इसको? कि y जो है x की f इमेज है. क्या पढ़ेंगे? y इज द f इमेज ऑफ x. ओके, सो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं. ठीक है, जनरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, एक फंक्शन ले लिया. ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लीजिए या इसी को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये एक फंक्शन है. ठीक, अब मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहा हूँ, इसको इस फंक्शन को कुछ इनपुट दे रहा हूँ. तो इनपुट मान लीजिए इनपुट क्या है? -1 0 1 एंड -2 और 2. ये इनपुट्स है मेरे. ओके, ये इंडिपेंडेंट है. अब अगर आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इनपुट -1 देता हूँ, ठीक है, तो -1 की वैल्यू क्या होगी? -1 यहाँ x की वैल्यू रख लीजिए क्योंकि ये क्या है? ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे ना. तो -1 अगर यहाँ रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या देगा हमें? 1 देगा. 0 रखेंगे यहाँ पे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर 0 मिलेगा. 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 का होल स्क्वायर अगेन 1 मिलेगा. -2 रखेंगे यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 4 मिलेगा. और 2 रखेंगे, 2 का भी होल स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. तो ये तो इनपुट हो गए यानी वैल्यू ऑफ x, और ये क्या है? आउटपुट वैल्यू ऑफ y. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
-1 किससे कनेक्टेड हुआ, किससे रिलेट हुआ, 1 से, और 1 भी किससे कनेक्टेड हुआ, 1 से। 0 किससे कनेक्ट हुआ, 0 से, और -2 किससे कनेक्ट हुआ, 4 से, और 2 भी किससे कनेक्ट हुआ, 4 से। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक फंक्शन है। क्या हो जाएगा ये क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, दिस इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की, ठीक है, ये जो है ये सेट बोला जाएगा क्या बेटा, डोमेन, दिस इज अ डोमेन। और जो करस्पॉन्डिंग इमेज मिल रही है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो -1 की इमेज कहाँ मिल रही है, 1 में, ठीक है। 1 की इमेज कहाँ मिल रही है, 1 में। 0 की इमेज कहाँ मिल रही है, 0 में। -2 की कहाँ मिल रही है, 4 में, और 2 की कहाँ मिल रही है, वो भी 4 में। तो दिस इज अ फंक्शन। वहीं अगर हम कुछ ऐसा ले लें, सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, y = f(x). कैसा फंक्शन है, सपोज 1 2 3 4, ओके, हियर a b c। सो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक, एक एलिमेंट डी ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 की इमेज डी में बन रही है, ठीक है, 4 एसोसिएटेड है डी से, एंड 2 और 3 एसोसिएट है सी से। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे आप देखिए 1 ए से भी रिलेटेड है और 1 बी से भी रिलेटेड है। ये एक रिलेशन तो है, रिलेशन तो 1 का ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, ओके, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये क्यों फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो 1 है, 1 की इमेज किस में मिल रही है, f(1) a में, और वहीं ये क्या कह रहा है, 1 की इमेज किस में मिल रही है, b में भी। f(1) = a, f(1) = b। 1 की 2 इमेज मिल रही है, 1 की एक इमेज a में मिल रही है और एक इमेज b में मिल रही है। बट डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि सेट b में सेट a के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए इमेज शुड बी यूनिक। यहाँ पे जो है ये एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इनके क्या होते हैं, इमेज होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनके प्री इमेज कहलाते हैं। ओके, तो ये जो ए बी सी डी है ये इमेज हैं, और 1 2 3 4 इनके प्री इमेज हैं। तो आप देख सकते हैं 1 की एक इमेज ए में बन रही है और 1 की एक इमेज बी में बन रही है। क्या ये पॉसिबल है, हर एक इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट मिलना चाहिए। जैसे 1 के लिए एक इनपुट, अगर हमें 1 इनपुट दिया इस मशीन को, इस फंक्शन को हमने 1 इनपुट दिया, तो हमें एक आउटपुट मिला ए, बट 1 इनपुट देने पे एक आउटपुट हमें बी भी मिल रहा है। क्या ये पॉसिबल है, ये रिलेशन के केस में तो पॉसिबल है, बट फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन में, ये मैंने ही पहले ही बताया, देयर शुड बी अ यूनिक इमेज। ठीक है, हर इनपुट के लिए एक क्या होना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 हमने इनपुट दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला, सी मिला। 3 हमने इनपुट दिया तो सी मिला, ये चलेगा। ठीक है, 2 और 3 की इमेज सी में मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट की, एक इनपुट की 2 अलग अलग इमेज मिल रही हो। यानी एक इनपुट की अगर 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं बोला जाएगा, वो क्या बोला जाएगा, वो रिलेशन बोला जाएगा। ओके, और अगर हम लेना चाहें कुछ एग्जांपल्स, सपोज ये सेट ए, ये सेट बी है। ओके, एक रिलेशन से ऐड है। रिलेशन मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 2 3, ओके, यहाँ पे ए, और तीनों ए से कनेक्टेड है। ओके, मतलब f(1) भी ए के बराबर है, f(2) भी ए के बराबर है, और f(3) भी ए के बराबर है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होगी, ये एक फंक्शन होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स फंक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं हर इमेज की एक यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है आपको। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि किसी भी एक इनपुट की 2 इमेज मिल रही हो। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि किसी भी एक इनपुट की 2 इमेज मिल रही हो। ओके, एक यूनिक इमेज मिल रही है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज ए, है ना। तो ये फंक्शन क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन का मीन्स बहुत सारे इनपुट एक आउटपुट से कनेक्टेड हैं, तो इसको बोलते हैं मैनी वन। कैसा एसोसिएशन हो गया, मैनी वन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन जब एक एलिमेंट के साथ होता है तो इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये आप 12th में पढ़ेंगे, बट इट इज ए फंक्शन। ठीक, और वहीं पे अगर कुछ ऐसा ले लें हम, ए बी सी 1 2 3 एंड 4, ये भी एक क्या होगा स्टूडेंट्स,
ये भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। एफ ऑफ ए की एफ इमेज क्या है, ए की एफ इमेज 1 है। सिमिलर वे एफ ऑफ बी इक्वल टू 2, बी की जो एफ इमेज है 2 है। सिमिलर वे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3, सी की एफ इमेज क्या है 3 है, ठीक है। अब चूंकि 4 के लिए यहाँ पे कोई क्या है प्री इमेज है नहीं, 4 किसी से कनेक्टेड है नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, बट ये एक फंक्शन होगा। और ये कैसा फंक्शन कहलाया जाएगा, ये फंक्शन होगा बेटा 1 1 फंक्शन बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं इसको, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 to 1 एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल अलग एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो 1 to 1 जब एसोसिएशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। और जब बहुत सारे एलिमेंट का एक के साथ एसोसिएशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो दिस इज अ मैनी वन फंक्शन एंड दिस इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। क्या डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस होता क्या है, every function is a relation but converse need not be true। मीन्स एवरी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, हर फंक्शन एक रिलेशन होता ही होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका जो उल्टा है जरूरी नहीं कि वो सही हो। मतलब फंक्शन तो रिलेशन होगा, अगर कोई चीज आपको गिवन है वो फंक्शन है तो रिलेशन होगी, डेफिनेट है, क्योंकि जब रिलेटेड होगी तभी तो फंक्शन। जब फंक्शन है, फंक्शन और रिलेशन का तो संबंध है ना। फंक्शन बस एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है। स्पेशल काइंड से मीन्स फंक्शन में जो कनेक्टिविटी होती है इनपुट और आउटपुट के बीच वो यूनिक होती है। तो अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन तो होगा, बट रिलेशन है तो फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 1 2 3 इनपुट लिए मैंने, ठीक है। ये इनपुट हो गए, आउटपुट इनके करस्पॉन्डिंग आ गया A B C एंड D। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। एक एलिमेंट और ले लो ये। अब देखिए ये फंक्शन है, ठीक है। 1 to 1 एसोसिएशन हो रहा है डोमेन के हर एक एलिमेंट, ओके। हर एक इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल यूनिक आउटपुट मिल रहा है आपको, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू A, एफ ऑफ B इज इक्वल टू 2, है ना। एफ ऑफ C इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू B, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू C एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू D, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट की आपको इमेज यूनिक मिल रही है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, फंक्शन है। अब फंक्शन है तो रिलेशन तो ऑलरेडी होगा, क्यों, अगर रिलेशन होगा, जब रिलेशन होगा तभी तो रिलेटेड है ना आपस में, इनके बीच कोई तो रिलेशन होगा तभी तो आपस में कनेक्टेड है। बट अगर मैं एक दूसरी जगह ऐसा कुछ ले लूँ, जैसे ABC 1 2, ओके, एंड इसका एसोसिएशन यहाँ ले लो और इसके लिए एक एलिमेंट ये ले लो, ओके। अब देखिए ये रिलेशन है, रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 2 है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3 है। ये सही है कि बी की इमेज 2 में मिल रही, सी की इमेज 3 में मिल रही, ओके। बट यहाँ पे आप देखिए कि ए की 2 इमेज मिल रही है, जो ए है इसकी क्या मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है, एक 1 और एक 2। ये फंक्शन के केस में क्या है, ये अलाउ नहीं होता, है ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपके डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या है, एक यूनिक इमेज देता है। बट यहाँ इमेज यूनिक ना हो करके क्या हो गई, 2 हो गई। एक ही 2 इमेज मिल गई, 1 और 2। तो ये एक रिलेशन तो हो सकता है, एक ही कनेक्टिविटी, ए शुड बी कनेक्टेड विद एदर 1 एंड 2, कनेक्शन बन सकता है ए का 1 और 2 के साथ, बट ए कांट बी अ फंक्शन। फंक्शन के केस में ए क्या है, 1 और 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। फंक्शन के कंडीशन में अगर f लगा हुआ है ए के साथ तो f की केवल और केवल एक इमेज मिलेगी, या तो f 1 से, ए जो है 1 से रिलेटेड होगा या फिर ए 2 से रिलेटेड होगा इन केस ऑफ फंक्शन। बट इन केस ऑफ रिलेशन ए कैन बी एडेड
ये 1 से भी रिलेटेड हो सकता है, ये 2 से भी और 3 से भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बिहेवियरल टर्म्स में हम बात कर लें तो आप जितने भी 11th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो है मुझसे पढ़ रहे हैं, तो एक रिलेशन हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन हो गया, मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ, तो दिस इज ए रिलेशन, ओके। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप मैं जो है आप सबसे रिलेटेड हूँ, तो ये रिलेशन तो है। लेकिन अगर मैं फंक्शन के टर्म्स में बात कर लूँ, तो सपोज मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है मैं किसी और स्कूल के बच्चे को भी ट्यूशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपसे भी कनेक्टेड हो गया, मैं उन बच्चों से भी कनेक्टेड हो गया जो अदर स्कूल के हैं, ओके। तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक रिलेशन तो है, रिलेशन आपसे हो गया डीपीएस स्कूल से कनेक्टिविटी के थ्रू, आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपका टीचर। बट अगर मैं किसी और बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ किसी और स्कूल के, तो मैं वहाँ से उससे भी रिलेटेड हूँ। लेकिन फंक्शन के कंडीशन में ये बात गलत हो जाएगी, मेरी दो इमेज नहीं बन सकती, ऐदर मैं आपसे ऐड हो सकता हूँ, ऐदर मैं उससे ऐड हो सकता हूँ। क्लियर होगी बात? तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, ओके। रिलेशन हर किसी से हो सकता है, ठीक। रिलेशन पॉसिबल है, एक का 10 लोगों के साथ, 11 लोगों के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। बट इन केस ऑफ फंक्शन, हर एक आदमी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। फंक्शन को हम एक इमेज के तौर पे इसीलिए बोलते हैं, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमेज के तौर पे लेते हैं ना। जैसे 1 की इमेज ए में मिल रही है, 2 की इमेज बी में मिल रही है, तो ये जो इधर लिखे हुए एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सेट बी, अगर मैं इसको सेट ए मान लूँ एंड ये सेट बी है, तो इधर जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इनके साथ जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या बोले जाते हैं, ये इमेज बोले जाते हैं, ओके। ये इमेज होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्री इमेज, है ना। जैसे 1 की ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 3, डी की प्री इमेज 4। तो इमेज तो आप जानते ही हैं, अगर हम शीशे के सामने खड़े हों तो हमारी एक ही इमेज दिखेगी ना, तो दिस इज फंक्शन, ओके। तो अब इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको ज्योमेट्री के थ्रू समझना हो कि कोई फंक्शन है या फिर रिलेशन है, तो कैसे पता करेंगे? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए इनका, ओके। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो ज्योमेट्रिकली कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से। दिस इज अ एक्स वाई ग्राफ, ओके, एंड दिस इज अ कर्व, this is another xy graph, another xy graph, and this is a curve passing through origin, origin से पास कराना होगा इसको। एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए y इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है, उसका कर्व है ये, और ये कर्व हो गया, ठीक है। एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स टाइप का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे पता चलेगा? अगर हम y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचें, ठीक है, इसको एक दूसरा कर्व ले लेते हैं, इसको दूसरा कर्व ले लेते हैं, ये सेम ही आ जाएंगे। तो एक कर्व यहाँ पे ऐसा ले लीजिए ना, एक स्क्वायर ले लीजिए, एक सर्किल ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, दिस इज अ x डैश एंड y डैश, दिस इज सर्किल, ओके। ये कोई भी सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रेडियस मान लीजिए इसका। तो होता क्या है, जो हमने कर्व दिए हुए हैं एक्स वाई एक्सिस में, आप पहले उनको क्या करेंगे, उनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद क्या होता है, आप वाई एक्सिस के पैरेलल, एदर लेफ्ट एदर राइट, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन उस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? बट अगर y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पे वो जो लाइन है वो उस कर्व को केवल एक पॉइंट पे कर्व कट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो कर्व क्या होगा, वो कर्व आपका क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बताया मैंने, फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, जो भी कर्व हमें मिला है उस कर्व का ग्राफ प्लॉट करना है। आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ मेक अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, अगर वो लाइन उस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो वो रिलेशन है। अगर वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन उस कर्व को 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा,
वो फंक्शन हो जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन। ज्योमेट्रिकली हम कैसे पता करेंगे कि कोई रिलेशन है या फंक्शन है, दिस इज द मेथड। ओके, नाउ our next topic is domain and range of a function. Earlier we have a discussion based on domain and range of a relation. relation की कंडीशन में हमने डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा, सीखा। ओके, अब यहाँ हम बात करेंगे किसमें, फंक्शन की कंडीशन में। ठीक है, जब आपको कोई फंक्शन दिया है तो उस कंडीशन में डोमेन और रेंज, ठीक, डोमेन और रेंज। ठीक, तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, डोमेन क्या है, इनपुट्स। डोमेन क्या है बेटा, इनपुट। और रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है आउटपुट। ठीक है, जो आपने इनपुट दिया इस फंक्शन को, जो भी इनपुट इसको दिया, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली वो हमें क्या होती है, आउटपुट होती है। तो इनपुट क्या बोला जाएगा, डोमेन, और आउटपुट क्या जो मिलेगा इनपुट डालने पे वो क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ठीक है, तो डोमेन बेसिकली क्या होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, ऑल possible values of x for which the function is defined। इसका मतलब है कि जो डोमेन होगा, डोमेन क्या है, इनपुट है। इनपुट मीन्स वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू डोमेन के अंतर्गत आती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब x की वो सब वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे जिनके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू आ रही हो। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू से मेरा मतलब है अगर वैल्यू इस टाइप की आ रही है, 0/0, 1/0, इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कर लीजिए इसको, ओके, इसको प्लस इन्फिनिटी कर लीजिए, है ना। तो इस टाइप के टर्म अगर आ रहे हैं x की वैल्यूज रखने पर फंक्शन में, इस टाइप की वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं बेटा इनडिफाइंड टर्म। क्या बोलते हैं, इनडिफाइंड टर्म। ठीक है, इनडिफाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वी कांट डिफाइन इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं रहता, इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो अगर फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने पर इस टाइप की कंडीशन बन रही हो तो हम उसको बोलते हैं इनडिफाइंड टर्म। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन के अंतर्गत x की वो सब वैल्यूज हम मानेंगे जिनके लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, यानी फंक्शन की वैल्यू ये सब ना आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है आपके पास 1/x। ठीक, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या दे दिया हमने, f(x = 1/x), दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बताइए। x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं ले सकता जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। तो आप ध्यान से अगर देखें, वी कांट टेक x की वैल्यू 0। हम x की वैल्यू को 0 यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर हम x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f(0 = 1/0 विच गिव्स अस इन्फिनिटी। फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ और डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है किसी भी नंबर के, तो वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जो कि डिफाइन नहीं होती है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर, 0 के अलावा कुछ भी रखिए चलेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो हम रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देंगे, दिस इज द डोमेन। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। वहीं और इसकी कंडीशन को हम पढ़ें अगर, और देखें और क्या क्या हो सकता है डोमेन की कंडीशन में। ठीक है, एक कंडीशन तो ये ले ली मैंने, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मान लीजिए अगर एक फंक्शन आपके पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है, किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए आपके पास है x - 1, दिस इज अ फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा, फिर वही बात, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, हमें वो सोचना पड़ेगा। ओके, कि x की किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब डिफाइन होगा का मतलब रियल वैल्यू देगा, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर देगा। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है। जब भी ऐसी कंडीशन आए और हमें डोमेन फाइंड आउट करना हो, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको आप उठाइए और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। क्लियर है, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन व्हाइल द फंक्शन इज गिवन अंडर द स्क्वायर रूट। आपने उस जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको उठाइए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिए। अब होता है क्या है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, x इधर ही रहा, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x
1 के इक्वल हो सकता है और x 1 के बड़ा होगा। मतलब डोमेन में हम 1 से छोटी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। क्लियर है? 1 से छोटी वैल्यूज़ का मतलब है 1 से छोटी जैसे 1/2, 0, -1, -2, जितने भी ये छोटी वैल्यूज़ हैं 1 के, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो अगर यहाँ रख देंगे तो ये रूट के अंदर नेगेटिव टर्म मिलेगा। ठीक है? और रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो वो कैसा हो जाता है? इमेजनरी हो जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे हम डोमेन फाइंड करेंगे। ओके, सो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। डोमेन की डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी। डोमेन क्या होगा किसी फंक्शन का? ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। लिख दे रहा हूं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मीन्स फंक्शन कैसा दे? रियल वैल्यू दे, है ना? रियल वैल्यू तो समझते हैं आप। रियल वैल्यू मतलब जो रियल नंबर्स दे, है ना? अब डोमेन फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट कैसे करेंगे डोमेन? पहली कंडीशन में क्या है? इफ फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन हो। फंक्शन कैसा हो? रैशनल फंक्शन, मतलब px/qx टाइप का हो। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? पुट qx डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है आपको x + 1/x - 2, एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ fx क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर है उसको उठाइए और डज नॉट इक्वल टू क्या रख दीजिए? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली? x डज नॉट इक्वल टू 2। x 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x2 हियर, तो क्या मिलेगा मुझे? x + 1, 2 + 1। देख लीजिए यहाँ पे f(2) की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 2 + 1/2 - 1, दैट इज 2 + 1/2 - 2 दैट इज 3/0, दैट इज इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो क्या होगा? x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। मतलब रियल नंबर के सेट में से 2 को आप हटा दीजिए, तो ये डोमेन आ जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक। अब दूसरा टाइप, इफ द फंक्शन इज विदिन द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है? मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर अगर फंक्शन दिया हुआ हो, जस्ट लाइक दैट f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे x - 4 लीजिए, एक एग्जांपल इस टाइप से दिया हो, तो उस समय क्या करेंगे? पुट द एक्सप्रेशन विद इन द स्क्वायर रूट, ओके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, ये तरीका है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है स्क्वायर रूट के अंदर? x - 4। तो इस x - 4 को क्या कर लीजिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करेंगे, तो इम्प्लाई क्या दे देगा? x इधर ही रहेगा, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी जो डोमेन हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? x क्या है? 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है। ओके, 4 के बराबर और 4 से बड़ा है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लेंगे? हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो कौन सी लेंगे? 4 और 4 से बड़ी लेनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो 4 हो गई, तो 4 to इन्फिनिटी। ओके, ये जो है वैल्यू आ जाएगी। डोमेन क्या आ जाएगा इसका? 4 और 4 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो 4 और आगे को इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अगर स्टूडेंट 4 से नीचे की वैल्यू कोई अगर आप रखें, मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या रख दिया? 4 से छोटी वैल्यू 3 रख दी यहाँ पे सपोज, तो देखिए क्या मिलेगा? f(3) की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए ध्यान से, रूट 3 - 4 जो मुझे देगा रूट -1। और रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर आपको मिलती है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आपको मिलती है, तो वो कैसा हो जाता है? फिर वो इमेजिनरी हो जाता है।
कैसा हो जाता है, वो इमेजनरी वैल्यू देगा, रियल वैल्यू नहीं देगा। और यहाँ जो हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल रियल वैल्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इमेजनरी वैल्यू के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो इमेजनरी हो जाता है और जो कि डिफाइन नहीं होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको उठा के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आप 0 कर लें, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया व्हाट इज डोमेन। अब रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई फंक्शन दिया है तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले आप उस फंक्शन का क्या फाइंड करेंगे? डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ओके, जब डोमेन फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद उसके रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या है? रेंज मैंने बता दिया, द करस्पॉन्डिंग आउटपुट of the function is known as range, जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, इनपुट के लिए जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा उसी को उस फंक्शन का क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझिए, मान लीजिए फंक्शन आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स दिया है। अब इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या होगा इसका? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं x जो है हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। x को आप 0 रखिए, नेगेटिव नंबर रखिए, पॉजिटिव नंबर रखिए, रैशनल नंबर रखिए, इरेशनल नंबर रखिए, कोई भी वैल्यू चलेगा, इसको सब चलेगा, x की सारी वैल्यू चलेंगे इसको, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी या ऐसा कुछ अनडिफाइंड टर्म नहीं देगा। तो डोमेन सीधे सीधे इसका क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि x की सारी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 1 रखते हैं तो आपको 1 देगा, अगर आप -1 रखते हैं -1 देगा, अगर आप 0 रखते हैं तो 0 देगा, अगर आप 2 रखते हैं तो 2 देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज भी आपको क्या मिलेगी? रियल नंबर मिलेगी। अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, -1 तो -1, 0 तो 0, 2 तो 2, 3 रखेंगे यहाँ x की जगह 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। क्लियर हो गई बात? तो डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए? रियल नंबर हो गए। बट हमारा डिस्कशन यहाँ पे क्या है कि डोमेन तो हमने पढ़ लिया, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेथड्स क्या हो सकते हैं इसके। तो इसके मेथड्स क्या है? डोमेन की कंडीशन की तरह ही रेंज की भी कंडीशन होती है। मान लीजिए आपको जो है एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने कह दिया इसका फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है? x की सारी वैल्यूज कुछ भी रखिए यहाँ पे, आपको क्या मिलेगा? डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। x अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x 2 रखेंगे y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो डोमेन क्या है? x की ऑल पॉसिबल वैल्यू, x की वो सभी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो, एक रियल नंबर या रियल वैल्यू दे। तो डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर आ गया क्योंकि सारे रियल नंबर मिलेंगे इसको। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू y के टर्म्स में। क्या करेंगे? x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में माने दोनों ओर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इक्वल टू कितना मिल गया? रूट y। ठीक, तो क्या किया? x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए x जो है डिफाइन है, x रियल वैल्यू देगा। y की किन वैल्यू के लिए x जो है कैसी वैल्यू देगा? रियल वैल्यू देगा। तो आप देख सकते हैं y किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा है तो वो कब डिफाइन होता है? जब वो क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। कैसा हो स्टूडेंट्स? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैंने अभी इसको निकालने का तरीका बताया, y शुड भी क्या? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। y 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं y की वैल्यू -1 रखूँ यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? रूट -1, जो कि क्या है? डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये इमेजनरी नंबर हो गया। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो हो जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे निकाला? सबसे पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लिया, जो कि कितनी है? रूट y। फिर देखा कि y की किस किस वैल्यू के लिए x जो है डिफाइन है। डिफाइन है का मीन्स x रियल नंबर देगा, y की किस किस वैल्यू के लिए वो देखना है। जैसे डोमेन में देखते थे कि y x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है या डिफाइन है। तो हम देख रहे हैं कि y क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा फिर? y नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू हम 0 करते हैं। तो क्या है? y
जीरो के बराबर तो हो सकता है लेकिन जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा होने पे हमें कैसी वैल्यूज़ मिलती हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं। तो इसलिए रेंज क्या हो गया, आर प्लस हो गया। और एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू रूट ऑफ y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 4। आपसे कह दिया गया इसका रेंज निकालिए। तो सबसे पहले तो इसके डोमेन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए जो भी एक्सप्रेशन के अंदर क्वांटिटी है उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x 4 के बराबर और उससे बड़ा, ये 4 टू इन्फिनिटी। ये तो इसका डोमेन हो गया ना, क्योंकि 4 चलेगा x को कौन सी वैल्यू चल रही है, x को 4 चल रहा है और 4 से बड़ी वैल्यू चल रही है। 4 से छोटी कोई भी रखोगे तो नेगेटिव नंबर दे देगा स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि इमेजनरी हो जाएगा। अगर आप यहाँ 3 उठा कर रखें तो 3 माइनस 4 रूट के अंदर कितना मिल जाएगा, -1। और रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव टर्म है तो वो क्या है, इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं होगा, तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए डोमेन ये आ गया। नाउ व्हाट अबाउट रेंज, ओके। सो व्हाट इज रेंज, फॉर रेंज y इक्वल टू रूट x माइनस 4। फॉर फाइंडिंग रेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। कंडीशन यही बताई, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो दोनों ओर क्या करने पर, स्क्वायर लेने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या दे देगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक। अब x की वैल्यू चाहिए तुम्हें y के टर्म्स में, तो होगा क्या, x इक्वल टू ये -4 इधर आ जाएगा, ये कितना दे देगा, y स्क्वायर माइनस 4। ये आ गई आपकी वैल्यू, है ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आ गया y स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखिए यहाँ पे रेंज क्या आ सकती है, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए इसको, अगर x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 4, ओके। y इक्वल टू रूट x माइनस 4 था, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है तो दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4। अब -4 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर माइनस 4। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, आप देखिए, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 क्या रखते हो, y की वैल्यू, अगर y का हमने रेंज में इस कंडीशन में क्या देखना होता है कि y की कौन सी वैल्यू हमें जो है मिनिमम मिलेगी और कौन सी मैक्सिमम मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, अगर y को मैं यहाँ पे 2 या -2 कुछ भी रखूँ तो x को वहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि x 0 से नीचे वैल्यू भी दे सकता है क्या, नेगेटिव, x 0 से छोटी वैल्यू भी देगा। देखिए ध्यान से, क्या दे सकता है ऐसा कुछ। तो इतना कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे y की टर्म्स में दी हुई वैल्यू, इसको हमारी कोशिश ये रहती है स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन में कि हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लें। किस फॉर्म में चेंज कर लें, स्क्वायर के फॉर्म में, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, y स्क्वायर माइनस 4, ओके। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले तो y का टर्म ऐड करना पड़ेगा, है ना, और 4 ऐड करना पड़ेगा। तो रहने दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। आप ये देखिए कि y की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं y 2 या -2 रखूँ तो x मुझे क्या दे रहा है, वहाँ पे 0 दे रहा है ना। 0 से नीचे को जाएगा क्या, क्या ये 0 से छोटी वैल्यू दे सकता है, देखते हैं। अगर y में 1 रखूँ सपोज, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 क्या दे देगा, नेगेटिव क्वांटिटी। तो यस, 0 से नीचे को भी सारी वैल्यू ये दे रहा है। अगर मैं y यहाँ पे क्या रख दूँ, -1/2, -3/2, -4/2, तो ये सारे नेगेटिव वैल्यूज़ देगा नहीं देगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या दे देगा, ये मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्योंकि y क्या है, एक स्क्वायर वाला टर्म है। तो ज़्यादातर तो मैक्सिमम तो पॉसिबल है कि सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू रैशनल नंबर के फॉर्म में लूँ, सपोज y 1/2 ले लूँ, 1/3, 1/4, इस टाइप की अगर वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। बट नेगेटिव में ये कहाँ तक जाएगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा और मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। मैक्सिमम का कोई हिसाब नहीं। अगर मैं 100 रख दूँ, 100 का स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा, उसमें से 4 जाएगा, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक हो गया। और मिनिमम कहाँ तक जाएगा ये देखना है। तो मिनिमम के लिए हम कैसे पता करेंगे कि मिनिमम कहाँ तक जाएगा, तो इसके 2 फैक्टर कर लीजिए, y-2 और y+2, ओके। तो y-2, y+2। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा क्या देगा, ये केवल 0 और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव देगा। नेगेटिव कब देगा, जैसे -1, -2, -3, -4, इनके लिए कैसा देगा, ये नेगेटिव नंबर देगा। क्लियर है। जैसे -2 के बाद -3 लेंगे, -3 + 2 -1, -100 + 2 -98। और यहाँ पे भी अगर सेम चीज़ रखें -98, तो ये क्या है, दोनों नेगेटिव दे रहे हैं।
तो ये भी नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है डोमेन और रेंज से रिलेटेड। ओके, जब आपका रेंज क्या हो, निकालना हो, तो सबसे पहले y की वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ हम बात कर लेते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। ओके, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक मैपिंग के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यहाँ 1 2 3 4 A B C D E F, मान लीजिए 1 A से रिलेटेड है, 2 B से, 3 C से, 4 D से। अब देखिए जो आपस में कनेक्टेड है उनकी तो इमेज मिल रही है। तो डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन तो हो जाता है आपका ये पूरा सेट, ये मान लीजिए सेट है, ये B, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए, यानी 1 2 3 4। ओके, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो जाती है बेटा, रेंज जो हो जाएगी, रेंज वो सारी वैल्यूज सेट बी की वो सारी वैल्यूज रेंज के अंतर्गत आती हैं जो सेट ए के एलिमेंट के द्वारा क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, यानी सेट ए के जितने भी इमेज हैं वो सब रेंज के अंदर आएंगी। जैसे 1 की इमेज किस में मिल रही है, ए में मिल रही है, 2 की इमेज बी में मिल रही है, 3 की इमेज सी में मिल रही है, 4 की इमेज डी में मिल रही है। तो ये जितने भी इमेज पॉइंट्स हैं, set of all image point are known as range. Okay, set of all imaging point are known as range. What about codomain? कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोडोमेन में आपका पूरा सेट भी आ जाएगा, जिसकी इमेज मिल रही हो, जो कनेक्टेड हो, जिनकी प्री इमेज मिल रही हो वो भी आएंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज कोडोमेन इज जस्ट द सेट बी। सेट बी पूरा जब आ जाता है तो उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं सेट ए के एलिमेंट के साथ, वो किस में आ जाते हैं, वो रेंज में आ जाते हैं। ओके, और डोमेन पूरा सेट ए हो जाता है। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे डोमेन में आ गए, और सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज मिल रही है, या फिर ये कहिए जो इमेज पॉइंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं सेट ए के एलिमेंट के साथ, इनपुट के साथ, वो सब क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगा। या फिर रेंज को हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स भी बोल सकते हैं। और डोमेन को क्या बोल सकते हैं हम, सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, डोमेन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेट ऑफ इनपुट, जो भी इनपुट आप दे रहे हैं। और रेंज, जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है वो सब क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। और कोडोमेन में पूरा सेट बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं उनका डोमेन और रेंज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, f(x) = √9 - x²। ओके, अब हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर डोमेन मैंने क्या बताया, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट में है उस एक्सप्रेशन को पुट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़ा उसको रखिए। अब क्या हो जाएगा, 9 इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x², टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, √9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये क्या दे देगा, +-3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। यानी x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही है, +- और -3, यानी -3 से लेके 3 तक। ये हो जाएगा इसका क्या, डोमेन हो जाएगा। अब इसके रेंज की बात करें, रेंज के लिए क्या होता है, पुट करते हैं y = f(x) के फॉर्म में, है ना, y = f(x), तो y = यहाँ पे f(x) कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, √9 - x²। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करेंगे, तो y² = कितना आ जाएगा, 9 - x²। ओके, इसको इधर ले आओ, तो x² + y² क्या आ गया, ये 9 आ गया है। अब तुम्हें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए होती है ना y के टर्म्स में, तो x = 9 - y²। इज इट ओके? सो x = कितना हो जाएगा, √9 - y²। x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी आ गई, √9 - y²। अब रेंज के लिए क्या होगा, रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है ना, डोमेन द वैल्यू ऑफ x या फिर इनपुट, और रेंज द वैल्यू ऑफ y या फिर आउटपुट। तो y की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमें चलेगी, y की केवल वही वैल्यू हमें यहाँ पे चलेगी जिनकी वैल्यू यहाँ रखने पे ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे। तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y²,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो वाई क्या हो जाएगा +-3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक, तो वाई की भी कौन सी वैल्यू आ रही है, +-3 में ही कन्वर्ट हो रही है। या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करने के लिए इजीली आप जो भी वैल्यूज हैं यहाँ इनको इनपुट दे दीजिए। ठीक है, जो भी इनपुट है उनको दीजिए यहाँ पे, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो हो जाएंगी वही रेंज हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन आपका है √9 - x²। ओके, तो इनपुट दीजिए यहाँ पे, इनपुट क्या है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, -3 तो 3 आ रहा है, तो इनपुट दीजिए -3 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 9 कितना देगा 0, -2 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 4 -2 का स्क्वायर दैट इज √5। ओके, -1 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 1 -1 का स्क्वायर -1 दैट इज √8 दैट इज 2√2, तो कितना दे देगा 2√2 दे देगा। 0 यहाँ रखेंगे तो √9 दैट इज 3। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे 1 के लिए क्या मिलेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे 9 - 1 √8, 2 रखेंगे तो √5 और 3 रखेंगे तो अगेन 0। तो जो कनेक्टिविटी है कहाँ से कहाँ तक जा रही है आप ध्यान से देख लीजिए, -2 रखने पे 5, +2 रखने पे 5, -1 और 1 ये दोनों रखने पर हमें कितना मिल रहा है 2√2 यानी √8। ठीक है, और 0 रखने पे कितना मिल रहा है 3। तो रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो रही है इसकी 0 to 3। ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। 0 से लेके कहाँ तक जाएगी इसकी रेंज, 0 से लेके 3 तक जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको क्या करें, रिवाइज करें, फेयर कॉपी में ये नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किए हैं उनको लिखें, और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स जितने आपसे हो सकते हैं उनको करें। ओके, थैंक यू।